सुप्रभात। आज मैं कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं छात्रों के लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज लेके आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आपका विषय आपके पाठ्य पुस्तक गद्य विधा साहित्य सागर कहानी आपका महायज्ञ का पुरस्कार लेखक है यशपाल जी। इस कहानी को लेके आप तीनों क्लास के लिए पढ़ाने आई हूं। सबसे पहले आप सबको कहानी शुरू करने से पहले कहानी की रूपरेखा पॉइंट वाइज आपको मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे कोई भी कहानी शुरू करते हैं, उस कहानी के लेखक परिचय, कहानी का परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ, कहानी का उद्देश्य, मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण और अंत में आता है शीर्षक की सार्थकता। इन बिंदुओं के आधार पर मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ। सबसे पहले यशपाल जी कहानी के लेखक। यशपाल जी एक उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजा छावनी में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी तथा नेशनल कॉलेज लाहौर में प्राप्त की थी। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास का दंड भी भुगतना पड़ा। वहीं से यानी कारावास से ही इन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी रचे। फलस्वरूप इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विशेषतः भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। अंत 26 दिसंबर 1970 को इनका निधन हो गया, जो एक साहित्य जगत के लिए बहुत नुकसान रहा। ये थे बच्चों लेखक परिचय, यशपाल जी के परिचय। मैं समझती हूँ कि आप सबको लेखक परिचय भली भांति समझ आया बच्चों? चलो, वेरी गुड। अब है आपका कहानी का परिचय। इस कहानी में लेखक क्या बताना चाहते हैं? इस कहानी के परिचय में लेखक महायज्ञ के पुरस्कार, इस कहानी के माध्यम से लेखक स्टार्टिंग का थोड़ा सा मैं आपको शुरू करती हूँ स्टोरी कि एक सेठ जो धर्म परायण होने के कारण अपने हर चरित्र में कहानी के दौरान इन्होंने हर चरित्र में कहानी के
या सेठ के चरित्र हमें बताते हैं और लेखक यही चाहते हैं कि उस सेठ के द्वारा जो भी कुछ कहानी में हुई, जो भी कुछ कहानी में हुई, हमें मानव जीवन प्राप्त होने के कारण हमें जीवन में मानवीय मूल्यों की कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से मैं थोड़ा कहानी शुरू करती हूँ कहानी के परिचय के अंतर्गत कि सेठ नाम के पात्र यहाँ है। उन्होंने समाज में जितने भी दीन दुखी सभी का मदद किया उन्होंने। जो जिस प्रकार जिनको जैसा मदद चाहिए उन्होंने की, क्योंकि सेठ धनी और सभी के दुख दर्दों को समझने वाले, यानी आप कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न थे। उनके यहाँ अर्थात घर में जो भी याचक मांगने आते थे उन्हें कभी निराश नहीं करता। जिसको जैसा सहायता चाहिए वो सहायता प्रदान करते, यानी उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि सेठ को अपने जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान। आकस्मिक उनके जीवन में ऐसा घोर अंधकार आया कि उनके और उनकी पत्नी सेठानी को एक रोज की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती। ऐसे विपत्तिग्रस्त में वो पड़ गए कि वो अपने रोटी रोजी भी नहीं जुटा पाया। फिर उन्होंने क्या किया, सेठानी ने सुझाव दिया, सेठ क्यों ना कई सारे यज्ञों में से आप एक यज्ञ कुंदनपुर नामक एक जगह में धनासेन नाम का एक सेठ रहता था, उनके यहाँ एक यज्ञ ही बेच आओ, सो जो दाम मिले उससे हम अपना गुजारा चला लेंगे। सेठ ने बहुत सोचा, कि मुझे जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार मैं और मेरा परिवार का गुजारा नहीं चलने वाला। तो तय हो गए। सूर्य उदय से पूर्व ही उन्होंने घर से निकलने का निश्चय किया, क्योंकि उनके घर से काफी दूर थे। उन्होंने निर्णय किया सूर्योदय से पूर्व निकलने की, सो रास्ते में भूख न लगे। उनकी पत्नी सेठानी ने कुछ रोटियां बनाई उनके लिए कि सेठ अगर भूख लगे तो वो खा सके, पेट भर सके। तो सेठानी ने अपने आसपास से आटे मांग के लाए और उन्होंने सेठ जी के लिए 4 रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध के उन्हें
भेज दिया। सेठ निकल पड़े। उन्होंने सोचा दोपहर होने से पूर्व ही मैं अपनी यात्रा पूरा कर लेता हूं। चलते गए। उन दिनों बहुत गर्मी थी, इतनी भयानक गर्मी कि बेचारा सेठ को आधे रास्ते तक पहुंच के भूख और प्यास सताने लगी। वो रुक गए। देखा एक घने पेड़, उस पेड़ की छांव में बैठ गए और पेड़ के समीप कुछ एक कुएं थे। उस कुएं से उन्होंने एक लोटे भर पानी निकाला और भूख सताने के कारण उस पोटली से उन्होंने रोटी भी निकाली। खाने लगे। 4 रोटियां थी उनके पास। एक उन्होंने निकाला, टुकड़े करके खाने की वाले थे। वो क्या देखते उनके समीप एक भूखा कुत्ता ऐसा जान पड़ रहा था कि कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिली। बिल्कुल सूखा हुआ सा, पतला सा, कमजोर सा। उस रोटी को उन्होंने कुत्ते को खिला दी कि ताकि उसे उस कमजोरी से राहत मिले, क्योंकि उनके पास 3 और रोटी थी। उन्होंने दूसरी रोटी निकाली। दूसरी रोटी भी टुकड़े करके खाने वाले थे कि वो मरणासन में पड़ा कुत्ता हिलने लगे। थोड़ा सा नजर गड़ाए हुए सेठ की ओर। उससे वो रोटी खाया नहीं गया सेठ से। उस रोटी को भी उन्होंने क्या किया, कुत्ते को खिला दिया। तीसरी रोटी उठाई। तीसरी रोटी भी वो खाने ही वाले थे। बेचारा वो गर्दन उचकाए। उसकी नजर उसी रोटी के अंदर गड़े हुए थे। सेठ ने कुछ नहीं सोचा, ज्यादा कुछ नहीं सोचा। तीसरी रोटी भी उसे खिला दी। यही सोचा कि एक रोटी तो बची है और पानी मैं उसी से अपना पेट भर लेता हूं। कम से कम ये तीसरी रोटी खाने के बाद इसमें जान आ जाएगी, चल फिर लगने लगेगा। तीसरी रोटी भी उसे खिला दी। अब बचे सेठ की एक रोटी, अंतिम चौथी रोटी। वो रोटी खाने लगे। फिर भी वो क्या देखते हैं, कुत्ता उसी रोटी पे अपनी नजर लगाए हुए हैं। मानो उसकी नजर ये कह रहा हो कि ये रोटी मुझे दे दिया जाए तो कितना अच्छा होता। बेचारा उस बेबस मूक जीव पे सेठ को दया आ गई। वो चौथी रोटी भी उन्होंने उसे खिला दी। उन्होंने सोचा कि मैं तो पानी भर के अपना पेट भर लूंगा और कुछ देर बाद तो मैं कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा। वहां मैं अपना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। चौथी रोटी भी उन्हें खिला दी। वो देखते हैं चौथी रोटी खाने के बाद कुत्ता थोड़ा सा शक्ति भर गई उसमें और वो हिलडुल करके कुछ आगे बढ़ने लग जाते हैं। सेठ ने सोचा कि अब तो वो चल फिर के कहीं यानी किसी बस्ती में जाके अपने खाना खोज लेगा, खा लेगा, पेट भर लेगा। तो ये थे कहानी के हल्के संक्षिप्त में परिचय। सो क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे कि कहानी सेठ के चरित्र से आपको क्या समझ में आया? इतना कुछ करने के बाद
महायज्ञ के पुरस्कार, यानी सेठ ने अपने कर्तव्य, यानी उनके अंदर क्या थी? धर्मपरायण, दानी, गरीबों को दान देना, दयालु कुत्ते को भूखे देखकर अपनी सारी रोटियां उन्हें खिला देना। त्याग जैसी भावनाएं, कुत्ते की भूख मिटाने के लिए अपने भूख की परवाह तक नहीं की उन्होंने। इन सब कार्य के लिए उन्हें महायज्ञ का पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, है ना? कोई हो सकता है आज के समय में कि स्वयं भूखे रह के किसी प्राणी, किसी जीव जंतु, किसी इंसान को भोजन खिलाना, कोई नहीं, क्योंकि हमारे समाज क्या है? स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थों से भरे हुए हैं। कोई नहीं है। शायद आप, मैं, हम सब में से। पाठ के द्वारा यशपाल जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन में इस प्रकार के त्याग, दयालु, निस्वार्थी बने रहना चाहिए, जिस तरह से यहाँ सेठ ने निभाई। कहानी का यही संदेश है कि हमें अपने जीवन में इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम तो भाई इंसान हैं, इंसान को तो सही और गलत का परिचय है, सो हमें उसी परिचय के अनुसार अपने कदम उठाने चाहिए। समझ में आया बच्चों? चल गुड। अब मैं जाती हूँ, कहानी में कुछ एक कठिन शब्द आए हैं जो खासकर कक्षा 8वीं के लिए, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, अफवाह में उड़ाई हुई खबर, विपदग्रस्त यानी मुसीबत में फंसे, उल्लासित प्रसन्न, दहलीज, भौचक्की यानी हैरान। इस प्रकार कहानी में कुछ और भी है कठिन शब्द। आपके अभ्यास पुस्तिका में दे रखा है प्रश्नोत्तरी में, आप कृपया वहां देख सकते हैं। अब आया आपका कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य में लगभग वही जो उनके कैरेक्टर में आया, सेठ के कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होती है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। इस प्रकार कहानी के उद्देश्य यहाँ पे लेखक ने बताई है। मुझे आशा है समझ गए होंगे बच्चे। चलो अब मैं जाती हूँ मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। जैसे सेठ जी है, यहाँ पे मुख्य पात्र सेठानी है, धन्ना सेठ की पत्नी है यहाँ पे। अब सेठ है ना, सेठ की पात्र तो आप चरित्र चित्रण तो आप जान ही गए होंगे कि धर्म पर आए, उनके अंदर ऊट के भरा हुआ था, वो दानी थे, उदार थे, दयालु कुत्ते को भूखा देखकर अपनी सारी रोटियां उन्होंने खिला दी। उनके अंदर त्याग की भावना थी, कर्तव्य को महत्व देते थे। कैसे? उस कुत्ते को खाना खिलाना उन्होंने क्या समझा? कर्तव्य समझा अपना। निस्वार्थी भी थे, है ना? इस प्रकार सेठ जी के कैरेक्टर आपके अभ्यास पुस्तिका में भी है, क्रम वाइज दे रखा है। जो मैंने समझाया उन्हीं में
पुस्तक आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी दे रखे हैं, आप वहां भी समझ सकते हैं। अब आया आपका सेठानी। सेठानी यानी सेठ की पत्नी। सेठ की पत्नी सेठानी, जैसे यहाँ पाठ में दे रखा है उनके कैरेक्टर। धैर्य व सहनशीलता की कमी है उनमें। गरीबी से घबराकर पति से यज्ञ बेच आने को सलाह देती है। पति का आदर मानवता के कारण जब सेठ ने यज्ञ नहीं बेचा तो उनके आदर के साथ पैर छुए। गरीबी में पति का साथ नहीं छोड़ा। इतने कुछ घटित हुए, गरीबी का सामना करना पड़ा, फिर भी सेठानी ने उनके पति को साथ नहीं छोड़ा। और आया आपका धन्ना सेठ की पत्नी। अंतिम कैरेक्टर है धन्ना सेठ की पत्नी। धन्ना सेठ की पत्नी जो कुंदनपुर में जहां वो अपने यज्ञ बेचने गए थे। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में लोगों का यानी किंवदंती प्रचलित है कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं। इसी शक्ति के बल यह जान लिया कि अपना यज्ञ बेचने आ रहे से अत्यंत उदार और धर्मपरायण तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। धन्ना सेठ की पत्नी अत्यंत विदुषी इस पाठ में दिखाई गई है। सो ये मुख्य आपके इस पाठ में 3 कैरेक्टर्स है, 3 पात्रों के चरित्र चित्रण है जो आपको याद करने हैं। अब आया आपकी शीर्षक की सार्थकता कि भाई कहानी जो सुना जो पढ़ा उसमें से शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। क्या उचित है? कहानी के अनुसार महायज्ञ का पुरस्कार उचित है? भाई उचित है। सार्थक यानी सही अर्थ प्रदान करने वाले। सो कहानी के अनुसार बिल्कुल उचित है, क्योंकि यहाँ पे सेठ ने जो त्याग, जो कर्तव्यनिष्ठ निस्वार्थ होकर जो भी कुछ किया उस भूखे कुत्ते के लिए, उन गरीबों के लिए, उनको तो बनता है महायज्ञ का पुरस्कार। सो पाठ के अंत में उन्हें धन्ना सेठ की पत्नी जो तीनों लोगों की बात को जान लेती है, उस सेठ के जीवन के बारे में, सेठ के किए कार्य के बारे में वो जान गए थे। उन्होंने अपने दैवी शक्ति से उन्हें कई सारे महायज्ञ के पुरस्कार उन्हें दिए। सो ये थे कहानी। ये थे कहानी। सो मुझे आशा है आपको याद करेंगे, क्योंकि आपको इसी बिंदुओं के आधार पे आपको पढ़ना है। ओके, आज के लिए इतना ही। हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। पढ़ना, समझना, प्लीज कैरेक्टर्स को याद करना आपका गृह कार्य है। इन सारे कैरेक्टर्स को याद करना, कैरेक्टर्स के सारे परिचय आपको याद करना, ये आपके लिए गृह कार्य है, यानी होमवर्क है। थैंक यू।